लंबी प्रक्रिया है, लेकिन कुछ से जानकारी होना चाहिए जो परीक्षा में पूछी जाती है, और कुछ से एक भारत के नागरिक होने के नाते भी हमें जानकारी रहना चाहिए। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इसको निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसके दो सदस्य होते हैं, एक होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर और एक होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर अब इलेक्टेड मेंबर ही होंगे, अभी फिलहाल इलेक्टेड ही विधानसभा सदस्य होते भी, क्योंकि एंग्लो इंडियन समुदाय इसमें आते नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज बिलोंग्स टू लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे। दोनों का वोट का मूल्य भी बराबर ही होता है, लेकिन विधानसभा सदस्य जो है, जहां जहां है भारत के राज्य और जिन जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, सभी सदस्य इसके इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होंगे। यानी भारत में 28 स्टेट है, वहां विधानसभा है, और 3 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जहां पर विधानसभा है, जिसमें से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश तो है, लेकिन विधानसभा नहीं, यानी शेष केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। कुल 31 स्थान 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा सदस्य इसमें भाग लेते हैं। सभी राज्य की विधानसभा सदस्य की संख्या अलग अलग है, मत का मूल्य भी अलग अलग होगा, क्योंकि राज्य की आबादी पर विधानसभा सदस्य आकार तय होता है। स्वाभाविक है, ये आकार अलग अलग है, मत का मूल्य अलग अलग होगा। इनका जो निर्वाचन होता है, इसके निर्वाचन को क्या कहा जाता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्टेड, यानी भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अब है क्या एकल संक्रमणीय क्या होता है, जरा इसको देखिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन बैलेट पेपर से ही होता है, जो गहरा लाल और हल्का लाल के कलर में ही होता है। अब जितना कैंडिडेट होंगे, मान लिया कि कैंडिडेट ए, बी और सी है, आपको अपने चॉइस से वोट देना है। आपकी नजर में वरीयता यह हुआ, पहला लिख दीजिए, लेकिन सभी दूसरा यह हुआ, तीसरा यह हुआ, वोट सबको डालना। इसी कहेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अर्थात सभी को वोट दे दीजिए, ये निर्वाचित नहीं हुए आपकी नजरों में तो ये होंगे। इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी हो जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यह अनुपात हो गया 1:2:3, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसी को जब सैद्धांतिक एग्जामिनेशन में जब जाते हैं, तो ये इसका जो इन्वेंशन है, यानी इस पद्धति का जो आविष्कार किए, वह हेयर महोदय ने किया। जैसे नेट में ये सब नहीं आएगा, कहेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है, हेयर सिस्टम, और सैद्धांतिक क्वेश्चन वहां उठाएगा। तो जहां सिद्धांतिक क्वेश्चन उठेगी वहां हेयर को भी याद रखें। दूसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तीसरा इसका हिंदी नाम एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या चौथा इसका नाम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये बात होगी, एक सिस्टम में आ गई। अब है कि राज्य विधानसभा सदस्य की मत का मूल्य जो हम ज्ञात करते हैं, इसमें जो आता है, मान लिया कि पहले 3 कैंडिडेट आपने यहां ज्ञात कर लिया, ए, बी और सी, टोटल है कैंडिडेट। तो पहले ये कैंडिडेट बनने के लिए इसके इलेक्टोरल कॉलेज के कुछ सदस्यों का समर्थन होना पड़े जरूरी है, तब आप नॉमिनेशन दे सकते हैं। नॉमिनेशन देने में विधान है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में का कोई मेंबर असेंबली का सदस्य हो या पार्लियामेंट का मेंबर हो, वो मेंबर
आपका 50 प्रस्तावक होगा, 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 इसका अनुमोदक होता है। ये प्रस्तावक और अनुमोदक की बात आता है, मैं प्रस्ताव रख रहा हूं कि अमुक पर्सन राष्ट्रपति बनने के काबिल है, तो 50 सदस्य अनुमोदन करता है, हाँ वेरी गुड डायनामिक पर्सन, मैं समर्थन करता हूं और ये होना चाहिए। तो कुल कितना हो गया? 100 सदस्य। ये 100 सदस्य का होना चाहिए। 50 सदस्य प्रस्तावक में हस्ताक्षर किए हैं, वो अनुमोदक में हस्ताक्षर नहीं करते हैं, वो अलग होना चाहिए। इसलिए कुल 100 सदस्य का समर्थन होना जरूरी है। या 100 सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है या असेंबली मेंबर भी हो सकता है। बात क्लियर? राष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं? सीधे प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल का सदस्य होते हैं। अब ये 3 कैंडिडेट में से जिन्होंने नामांकन वापस लेने की तिथि तक यह प्रस्तावक का अनुमोदक की सूची नहीं सौंपा, उनको बाहर कर दिया जाता है, यानी उनका निर्वाचन को रद्द कर दिया जाएगा, उनका नॉमिनेशन रद्द तो देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 25,000 रुपये जनरल कैटेगरी के लोगों को ये राशि जमा करना पड़ता है, जमानत राशि। और SC/ST के लिए उसका आधा लगेगा, 12,500 रुपये। लेकिन ये पैसा आपको RVA में जमा करना होता है। RVA में जमा करने के बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में जो जमानत राशि की पैसे हैं वो RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना होता है। अब आप इस चीज को देखिए कैसे निकलता है। तो इलेक्शन कमीशन इस प्रकार से देखता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पूरी भारत में एक ही तिथि पर आयोजित होती है। आपको प्रचार करने का समय लगभग 30 दिन का समय दे दी जाती है और आप ये प्रचार करके वोट किससे मांगेंगे? लोकसभा सदस्य मांगेंगे, राज्यसभा सदस्य मांगेंगे, राज्य की यात्रा पर जाएंगे तो विधानसभा सदस्य से वोट मांगेंगे। अब स्टेट में मान लीजिए कि हमने बिहार लिखा, सेकेंड में उत्तर प्रदेश लिखा, ठीक इसी प्रकार से 28 स्टेट और 3 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें से आपका आ गया दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये इतना लिस्ट मैंने लिख लिया। 3 कैंडिडेट है, कैंडिडेट हो गया A, B, C और टोटल वोट कितना हुआ, ये आपको एक श्रृंखला बना ली जाती है। अब इसको एक शब्द में समझिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर का मतदान केंद्र राज्य के सचिवालय में ही परिसर में होता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए संसद भवन के परिसर में होता है। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी कारणवश वह कहीं जेल की सजा भोग रहे हैं तो वो पहले सूचना देंगे तो उनके लिए अलग से बक्सा व्यवस्था की जाएगी और जहां उस राज्य में रहते हैं उस राज्य के सचिवालय में उन्हें अलग से एक वोट डालने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य बराबर स्टेट पॉपुलेशन यानी स्टेट की आबादी, स्टेट पॉपुलेशन बटा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइड 1000। ये इसकी फॉर्मूला है, स्टेट पॉपुलेशन बटा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइड 1000। यानी राज्य की आबादी में राज्य विधानसभा सदस्य संख्या से भागा दे देंगे, जो डिवाइड होकर आएगा भागफल उसको फिर हम 1000 से भागा दे देंगे, जो भागफल बचेगा उस राज्य की विधानसभा सदस्य के एक सदस्य का मत का मूल्य होगा। अब बक्सा जब खुलती है, मान लें कि अब विधानसभा वाला लिस्ट में बिहार लिखे हैं तो बिहार की जो आबादी है अब 8,34,953 बट्टा विधानसभा सदस्य संख्या अब 8,63,09,653 जो एक्स अब बढ़े। अब विधानसभा सदस्य संख्या 243 डिवाइड 1000, इसको आप
भागा दे दीजिए, जो भागफल आएगा फिर भागा दे दीजिए। अब मान लिया कि इसको काट कर आ गया 174, तो एक विधानसभा सदस्य का मत का मूल्य कितना हो गया 174। अब आप इसके बक्सा पर आते हैं, पहला सदस्य यानी 243 मेंबर ही ना भाग लेगा। 200 मेंबर यदि इसको भाग लिया, एक मेंबर के मत का मूल्य कितना है, इसको मान लिया कि 200, इसको मान लिया कि पहला चॉइस दिया 3 और इसको दे दिया 40, मल्टीप्लाई करिए मत के मूल्यों से 174 से 174 174 174। अब देखिए बिहार में ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, ए बी सी, और टोटल मिला करके बिहार में कितना वोट हुआ वो ज्ञात कर लिए। फिर हम उसको ठंडे उस बक्से में वोट को डाल करके साइड कर देते हैं। अब उत्तर प्रदेश को निकालेंगे, यूपी का लिस्ट में है, तो स्टेट पॉपुलेशन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की है, स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश की मत का मूल्य वहां के विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य अधिक होगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अब उत्तर प्रदेश की आबादी में उत्तर प्रदेश की विधानसभा संख्या 403 है, सबसे अधिक है। डिवाइड करेंगे, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे, इसी प्रकार से XYZ ये उत्तर प्रदेश का भी निकलता चला जाएगा। टोटल कर लिया, इसी प्रकार से सभी स्टेट का मत का मूल्य ज्ञात करते करते टोटल स्टेट को ज्ञात, अब टोटल 31वें स्थान का यदि आपको ऐसे ही करना होगा, और जो कुल मत यदि मान लीजिए कि 6 लाख आता है, तो यह आ गया 6 लाख कुल वैलिड वोट विधानसभा का होगा। तो विधानसभा का राउंड यहां पर खत्म हो जाती है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अब यहां देखना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैसे निकाला जाएगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आता है, इसकी फॉर्मूला होता है टोटल वैलिड वोट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभा सदस्य मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कुल विधानसभा सदस्य द्वारा दिया गया वैध मत बट्टा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां पर हमने ज्ञात कर लिया था 6 लाख, तो टोटल वैलिड वोट विधानसभा कितना गया है 6 लाख बट्टा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बोथ मेंबर यहां पर इलेक्टेड होना चाहिए। तो लोकसभा तो इलेक्टेड मेंबर है, लेकिन लोकसभा में लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर है, लेकिन राज्यसभा में इलेक्टेड और नॉमिनेट दोनों मेंबर हैं। तो यहां पर जो राज्यसभा में 12 सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, खेल के क्षेत्र में ख्याति लब्ध होते हैं, वो वोट नहीं डालेंगे। तो इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा में जो हैं वह 233 इन प्रेजेंट है, और ये नॉमिनेट मेंबर जो 12 होते हैं वो भाग नहीं लेंगे, यानी टोटल राज्यसभा सदस्य 245 है, तो 12 सदस्य नॉमिनेट हो जाते हैं, वो भाग नहीं लेंगे। अब हम 233, लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर आ जाता है 543, और 543 प्लस 233 कितना होता है 776 से डिवाइड कर दीजिए। इसमें भागा 1000 नहीं होता है, विधानसभा वाला में भागा 1000 था। इस फ्रैक्शन को तोड़ लीजिए, जो ज्ञात वोट आता है भागफल आएगा, जो संख्या आएगी और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। मान लीजिए कि इसको तोड़ने के बाद जो भी है, मान लीजिए कि 704 आया या 536 आया, जो भी आएगा 704 आया, तो अब हम क्या करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बक्सा खोलकर देखेंगे पहला चॉइस कितने सांसद ए को दिया है, पहला चॉइस कितने सांसद बी को दिया है, और कितने सांसद सी को दिया है। अब मान लिया कि 776 सांसद है, इसका 700 पहला चॉइस दे दिया, इसको पहला चॉइस 6 मेंबर ने दे दिया, 6 मेंबर ने दे दिया, और इसको 70 दे दिया। तो क्या करेंगे, एक पार्लियामेंट को 7 से 776 इसको भागा करेंगे, इसको 776 से फिर डिवाइड करेंगे, इसको भी 776 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे 704, तो 704 से भागा दे दी, 704 से भागा दे दी,
अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ए को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्षेत्र में कितना आया, बी को कितना आया, सी को कितना आया, टोटल कितना आया। टोटल कर लिया। अब टोटल कर लिया, यहां पर यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट मान लिया जाए टोटल एक ज्ञात कर लेते हैं 8 लाख। ये सब हम अनुमान किए हैं, फिर हम आंकड़े लिखा देंगे कि एग्जैक्ट आंकड़े कितने होते हैं। 8 लाख। यहां पर आर्टिकल 54 के तहत प्रेसिडेंट का निर्वाचन होता है। ये निर्वाचन 54 में हो गया, लेकिन अभी मैंने यह जीत दर्ज नहीं किया कि कौन प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे बढ़त बना रहा है। इसकी जो अंतिम रिजल्ट आएगा वो 55 में होता है। कारण एक्ट 55 कहता है कि कोटा, निर्धारित कोटा, जो निर्धारित की गई है कोटा, वो प्राप्त हुआ है कि नहीं। निर्धारित कोटा का मतलब है कि टोटल वैलिड वोट बाय 2 + 1, तो टोटल वैलिड वोट कितना आ गया 8 लाख। विधानसभा का 6 लाख, कितना हो गया 14 लाख। तो 14 लाख में आप 2 से भागा दे दीजिए, कितना हो गया 7 लाख। आप +1 कर दीजिए, तो निर्धारित कोटा कितना हो गया 7 लाख 1 वोट। जो कैंडिडेट प्राप्त कर लेगा वो इलेक्टेड हो जाएगा। लेकिन जिस तरीका से चुनावी रुझान ये दिखाए हैं, इसमें ए लगातार बढ़त बना रहा है सी से, बी मैदान से बाहर पिछड़ता हुआ दिख रहा है। यहां ए इलेक्टेड हो जाएगा। लेकिन जब कांटे की टक्कर होगी तो 2 प्रत्याशी के बीच में अक्सर कांटे का टक्कर होने की बात आती है। जब कांटे की टक्कर आएगी तो द्वितीय चक्र की गणना होगी। पहला ही चक्र में यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित कोटा को प्राप्त कर लिया तो फाइनल हो जीत गए। यदि एक इतना मत कोई प्रत्याशी नहीं ले रहा है, कांटे की टक्कर हो रही है, तब क्या होगा, दूसरा राउंड का निर्वाचन होगा। दूसरा राउंड में फिर मैंने पहला लिस्ट पे क्या रखा था, बिहार का। तो बिहार के बक्से को आपने याद कीजिए कि मैंने कहा था कि काउंटिंग करने के बाद मैंने फिर उसको साइड भी किया था। फिर से बक्सा खोलेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। या तो सीधे सीधे हिसाब भी यहां क्लियर है। यदि अब हम क्या करते, कौन प्रत्याशी जीतने की स्थिति में नहीं है, तो बी को मैदान में जीतने का कोई उम्मीद नहीं। यहां देख रहे हैं कि 3 व्यक्ति इसको वोट दिया है, पहला चॉइस। तो सेकंड या तो इसको दिया होगा, सेकंड या तो इसको दिया होगा, 2 में से किसी एक को दिया होगा, या दोनों को बराबर बराबर दिया होगा। मानो कि 2 कैंडिडेट, इसका सेकंड चॉइस दे दिया, इसका दे दिया 1 कैंडिडेट, तो बी का 2 आदमी का वोट चला गया ए के पक्ष में, और 1 आदमी का पक्ष चला जाएगा सी के पक्ष में। इस प्रकार से इसका वोट का बंटवारा पूरे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए संसद तक जाएंगे। ऐसी स्थिति में कोई न कोई प्रत्याशी द्वितीय चक्र में जीत जाएंगे। अभी तक भारत में यह स्थितियां एक बार उत्पन्न हुआ था। नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और इंदिरा गांधी अंतिम समय में बीबी गिरी को अपना प्रत्याशी बनाया था। तो यहां क्या हो गया, कांग्रेस की वोट 2 भागे बट गया, तो वहां कांटे की टक्कर हुआ, और सबसे कम वोट से जीतने वाले बीबी गिरी साहब हुए थे, और निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय चक्र की गणना करना पड़ा था। यह भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, और निर्वाचन फिर अब यहाँ पर फाइनल हो जाता है। निर्वाचन हो जाने के बाद फिर शपथ की प्रक्रिया होती है, तो एक निश्चित तिथि को शपथ लिया जाता है। और शपथ लेने के क्रम में इस बात को भी ध्यान रखें कि भारतीय संविधान में कोई निश्चित तिथि नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति किस दिन शपथ लेगा। अमेरिका में निर्धारित है कि 20 जनवरी को शपथ लेते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। लेकिन महज एक संजोग है कि नीलम संजीवा रेड्डी जब निर्वाचित हुए थे और वो सर्वदलीय बैठक में निर्णय ली गई थी, तो उस समय में ऐसा था कि वो 25 जुलाई को शपथ लिए थे। तो नीलम संजीवा रेड्डी के बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए वो 25 जुलाई को ही शपथ लेने की परंपरा बनी हुई है, वो ले रहे हैं। लेकिन एक महज संजोग है, कारण 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी, देसाई की सरकार आ गई तो कांग्रेस विपक्ष में बैठ गई,
तो कांग्रेस की 2 भाग में वोट बट गई थी। तो कोई भी देसाई सरकार भी सोचा क्यों नहीं एक सर्वमान्य नेता को ही चयन कर लिया जाए। तो सभी दलों के समर्थन से दिनेश संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए। उनके विरोध में कोई फिर खड़ा नहीं हुआ। यही बात। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों से जो मत का मूल्य होता है, विधानसभा सदस्य द्वारा मत का मूल्य, यही आंकड़े हैं। और एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछा भी था। इसमें थोड़ा इस बात को ध्यान में रखना है कि देखने में बड़ा राज्य है लेकिन मत का मूल्य इसका कम है। और एक क्वेश्चन का रूप लेता है जो यूपीएससी ने पूछा था। अब इसको एक सरसरी नजर से ऐसे देख लीजिए। आंध्र प्रदेश मत का मूल्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विधानसभा सदस्य का मत का मूल्य होता है 159। यह सभी राज्यों के एक विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य बता रहे हैं। तेलंगाना 132, असम 116, बिहार 174, हिमाचल प्रदेश 51, जम्मू कश्मीर 72, झारखंड 176। ये गौर करना है कि बिहार से ज्यादा झारखंड में एक विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य है 176। महाराष्ट्र देखिए 175, जो कि झारखंड यहां भी लीड कर रहा है 175। मध्य प्रदेश 131, केरल 152, मेघालय 17, मिजोरम 8, अरुणाचल प्रदेश 8, तमिलनाडु 176, नागालैंड 9, उत्तर प्रदेश 208। राज्यों में सबसे अधिक मत का मूल्य उत्तर प्रदेश से आता है। एक विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य 208 आता है। पुडुचेरी 16, मणिपुर 18, गोवा 129। अब देखिए कि छोटा राज्य है तब गोवा में इतना मत का मूल्य है। दिल्ली 58, पश्चिम बंगाल 151, उत्तराखंड 64, सिक्किम 7, त्रिपुरा 26, राजस्थान 129, पंजाब 116, गुजरात 182, हरियाणा 112, कर्नाटक 131, छत्तीसगढ़ 129। इस प्रकार से ये मत का मूल्य होता है। मत का मूल्य अब तक देखा जाए तो यूपीएससी के अलावा अन्य स्टेट में नहीं पूछा, लेकिन यूपीएससी का नकल स्टेट भी कर रहा है। तो थोड़ा सा इस ग्राउंड को ध्यान में रखकर के कार्य करेंगे। और यह निर्वाचन में मत का मूल्य विधानसभा सदस्य का यही था। एक राज्य और उड़ीसा में एक विधानसभा सदस्य का मत का मूल्य 149 होता है।